कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सीधे आपके लिए चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। हमारा चैलेंज अभी उसको ट्रांसपोर्ट करने का है, क्योंकि जो टैंकर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उतने हमारे पास देश में उपलब्ध नहीं थे। जैसा मैंने बताया, उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और ये हमारी जो भारत सरकार है और जो हमारी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है, ये सब बहुत मिल के काम कर रही हैं एक और तथा जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे ऑक्सीजन सप्लायर्स हों या जो ट्रांसपोर्टर्स हों, उन सब के साथ हम लोग मिलकर ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है और जो उसको ट्रांसपोर्ट करने का टाइम है उसको मिनिमाइज कर सकें और सभी हॉस्पिटल्स में उसका जुडिशियस यूज करते हुए हम अपने सभी मरीजों को उसके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि घबराए नहीं। कई बार भ्रामक जानकारी भी दे दी जाती है और उसकी वजह से लोग घबरा जाते हैं, पर आप निश्चिंत रहें। सभी सरकार के और सभी स्टेक होल्डर्स इस समय में कंधे से कंधा मिला के लगे हुए हैं कि हमारे देश को हम इस समस्या से निजात दिला सकें और इस कठिन घड़ी में हम लोगों की भरपूर सहायता कर सकें। जय हिंद। तो आपने सुना कि कहा गया है कि घबराए नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जा सके। ऑक्सीजन देश में मौजूद है और भरपूर मात्रा में है, लेकिन बात यहां पर टैंकर के जरिए पहुंचाने के उन अस्पतालों में जहां मरीज दम तोड़ रहे हैं। हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज हैं वो ऑप्टिमली यूज हों और इसके लिए एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम सब इकट्ठे मिलके ही इस पे काम करेंगे तभी हम अपने केसेस भी कम कर पाएंगे और मोर्टेलिटी भी कम कर पाएंगे। अभी अगर हम हालात देखें तो एक अननेसेसरी पैनिक है सब लोगों में और उस पैनिक के कारण इट इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिसका भी कोविड पॉजिटिव आता है, चाहे उसकी सैचुरेशन नॉर्मल हो, उसको कोई सिम्टम नहीं हो, उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, कहीं एडमिशन की जरूरत ना पड़े, तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूँ और उसके कारण हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत रश हो जाता है और जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। दूसरा ये है कि उस पैनिक के कारण लोग घर पे दवाइयाँ स्टोर करने लग जाते हैं, होर्डिंग शुरू हो जाती है और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स जो है वो मार्केट में क्रिएट हो रही है। तीसरा, उसी के कारण कई दफ़ा ड्रग्स का मिसयूज भी हो जाता है क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर कोविड है तो मैं पहले दिन ही सारी दवाई शुरू कर लेता हूं तो शायद आगे तकलीफ ना हो, लेकिन उनसे साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं और उससे कोई फायदा नहीं होता है। उसी के साथ साथ कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन घर पे रख लूं और ऑक्सीजन लगाना शुरू कर लूं पहले ही तो शायद मेरे को आगे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब गलत धारणाएं हैं और यही मैं क्लियरिफाई करना चाहूंगा। ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है कोविड-19 के लिए, लेकिन उसका मिसयूज जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें, जो हम सब लोग रेगुलरली अब देख रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के जो एक छोटा सा डिवाइस हम अपने उंगली पे लगाते हैं, तो उससे हम ये देखते हैं कि अगर हमारी सैचुरेशन 94, 95, 96 है या उससे ज़्यादा है, तो उसका ये मतलब है कि अब हमारे बॉडी में, शरीर में ऑक्सीजन की जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट है और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे सब टिश्यूज़ को, चाहे ब्रेन की बात करें, किडनी की बात करें, लिवर की बात करें या और किसी ऑर्गन की बात करें, इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग दीज ऑर्गन्स। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94, 95 है तो आप ऑक्सीजन लगा के उसको 98, 99 करें, वो एक ऑक्सीजन का मिसयूज़ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ऑक्सीजन का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि वही ऑक्सीजन उस व्यक्ति के काम आ सकती है जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम हो या 80s में हो। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की जो जुडिशियस यूज़ है, जब किसी व्यक्ति की सैचुरेशन 93 से कम हो, इससे पहले जब हम लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी देते थे, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी जो हम कहते हैं, जिनको ब्रोंकाइटिस है, फेफड़े खराब है, वो अपना सैचुरेशन 88, 90 पे भी ठीक काम चल जाता था, 92 पे भी उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ काम चल जाता था और ठीक रहते थे। इसलिए ये पैनिक की जरूरत नहीं है
कि हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा ही 95 रखनी चाहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 92, 93 है तो भी इट इज़ ऑल राइट, बट हम यही चाहते हैं कि एक बफर हो जिससे ऐसा ना हो कि एकदम कम हो जाए और आपको हॉस्पिटल में पहुंचने में देरी हो जाए। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 94 से ज़्यादा है, आप बिल्कुल ना घबराएं, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत है। कम से कम हो रही हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अगर ज़रूरी लगता है तो हॉस्पिटल ज़रूर आएँ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हॉस्पिटल्स के लिए है, कि वी मस्ट मेक श्योर कि लीकेज ऑफ ऑक्सीजन ना हो। और कई हॉस्पिटल्स में, और ये पहले ये था कि ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती थी, तो लो ऑक्सीजन जो था वो बहुत लीकेज हो जाती थी। एक एग्जांपल दूंगा कि लोगों ने ऑक्सीजन लगाया नाक से, अब आपका खाना आ गया, आपने खाने के लिए बैठे, ऑक्सीजन की ट्यूबिंग निकाली, बेड पे रख दी और खाना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे से ऑक्सीजन बंद नहीं की, तो वो ऑक्सीजन जो ट्यूबिंग से निकली जा रही है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल में लीकेज को रोकना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है तो हमें सारे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम ऑक्सीजन को प्रिजर्व करें और उसकी लीकेज ना करें। तो जहाँ जहाँ पे भी किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की लीकेज के चांसेस हैं, ऑल हॉस्पिटल अथॉरिटी शुड मेक श्योर कि देयर इज नो लीकेज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पे गाइडलाइंस भी हैं। दूसरा जो हमने गाइडलाइंस में भी कहा है कि अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, आप घर पे हो, तो आप पेट के बल भी लेट सकते हो और डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। प्रोन पोजिशनिंग से आपकी डायफ्राम की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, लंग की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारा पिछले वाला हिस्सा है जहाँ पे लंग लोअर लोब ज़्यादा है, लंग का एक हिस्सा ज़्यादा है, दैट कैन एक्सपैंड मोर एंड यू कैन गेट मोर ऑक्सीजनेशन, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक बात करूंगा रिगार्डिंग ड्रग कॉल्ड रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एक ऐसा ड्रग है जो आजकल बहुत डिमांड में है, लेकिन अगर हम इसको क्रिटिकली देखें तो रेमडेसिविर की जो बेनिफिट्स हैं वो वेल एस्टैब्लिश नहीं है। सबसे पहले जो रेमडेसिविर की स्टडी आई थी वो चाइना से ही आई थी, क्योंकि कोविड पैंडेमिक चाइना में ही शुरू हुआ था। वो एक नेगेटिव स्टडी थी जिसमें रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं आया था। उसके बाद कुछ स्टडीज यूएस से आई जिन्होंने ये दिखाया कि इससे हॉस्पिटल स्टे थोड़ा दिनों से कम हो जाता है, लेकिन मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है, जान नहीं बचती है। और WHO की जो सबसे बड़ी स्टडी हुई है, जो सॉलिडारिटी ट्रायल है, उन्होंने भी इस ड्रग में कोई फायदा नहीं पाया। इसलिए ये सोचना कि अगर रेमडेसिविर ही एक मैजिक बुलेट है और उसी से हम सब लोग ठीक हो जाएंगे, तो ये गलत धारणा है। और दवाइयां हैं जो ज़्यादा यूजफुल हैं, ऑक्सीजन उनमें से एक है, एंटीकोगुलेंट्स हैं, और जो मॉडरेट टू सिक पेशेंट्स हैं उसमें स्टेरॉइड्स का भी रोल है। तो हमें ये समझना चाहिए कि वी शुड नॉट गेट इनटू अ पैनिक मोड अगर रेमडेसिविर नहीं मिल रही या रेमडेसिविर इज नॉट एसेंशियल। और इसीलिए इस ड्रग की होर्डिंग जो है या ड्रग की मिसयूज जो है उसको भी रोकने की जरूरत है। इट इज ओनली यूजफुल इन मॉडरेट टू सीवियर केसेस ऑन 5th to 7th डे, जब आपका सैचुरेशन गिर रही है, आपके लंग में इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं। जो सारी स्टडीज हुई हैं उन्होंने भी यही दिखाया है। अगर हम रेमडेसिविर शुरू में दे दें तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, और इसके लिए मेडिकल लिटरेचर, इंटरनेशनल लिटरेचर में भी डेटा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगेन वी शुड अंडरस्टैंड रेमडेसिविर इज अ ड्रग विच हैज नॉट शोन मोर्टेलिटी बेनिफिट, और उसकी यूटिलिटी जो है वो मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में है, माइल्ड इलनेस में उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जो लोग रेमडेसिविर पहले दिन दे रहे हैं या दूसरे दिन ले रहे हैं, उस ड्रग का मिसयूज कर रहे हैं, जिससे उनको साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं और वो अननेसेसरी अपने बॉडी में ड्रग्स ले रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।